Hello students, as you all know that we are discussing about chapter 5th of microeconomics of plus 1. The name of the chapter is theory of demand, and we have completed the first part of this chapter in yesterday's video. In today's video we'll proceed to the second part of this chapter. Okay, so let us discuss this chapter. So the fourth point is demand function or determinants of demand. देखिए स्टूडेंट्स, डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये जो सब टाइटल है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, डिमांड फंक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का मतलब है कि वो वेरिएबल जो किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे, जब उन सब वेरिएबल को इस फंक्शन में लिख देंगे तो ये फंक्शन होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज़ दैट फंक्शन विच शोज़ द इफेक्ट्स बिटवीन वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये होता है डिमांड फंक्शन। अब फॉर इजी एक्सप्लेनेशन देखिए, हमारे पास जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है डी एक्स इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में पी एक्स, पी वाई, वाई, टी और ई और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि डिमांड एक्स कमोडिटी की जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है वो वेरिएबल्स हैं पी एक्स, पी वाई, टी और ई। कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो इन कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी। अब ये वेरिएबल हैं जो पर्टिकुलर किसी कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे, तो वो सारे वेरिएबल जो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे उसको जब हम इस इक्वेशन में लिख देंगे, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। यह इक्वेशन होती है डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एक एक करके वेरिएबल पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड है, इक्वल्स टू फंक्शन, यानी कि एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो इन 5 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला वेरिएबल है पी एक्स। तो पी एक्स को यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब कमोडिटी की खुद की प्राइस उस कमोडिटी की डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी। किसी कमोडिटी, सपोज कोई भी कमोडिटी है, नेम कमोडिटी एक्स। अब कमोडिटी एक्स की जो डिमांड है वो कमोडिटी एक्स की प्राइस से कैसे इफेक्ट होगी। सपोज अदर थिंग बीइंग इक्वल, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जब किसी कमोडिटी की प्राइस रिड्यूस होगी तब उसकी जो डिमांड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से जब कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब एक्स कमोडिटी की डिमांड देख रहे हैं तो सबसे पहले पी एक्स जो आएगा उसका मतलब होगा ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो मार्केट में होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो मार्केट के अंदर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो रिलेशन है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो सबसे पहले तो एक्स कमोडिटी की प्राइस पे बेस्ड है। प्राइस अगर चेंज होगा तो उसकी डिमांड भी चेंज होगी। सेकंड जो वेरिएबल है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। पहला तो होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, किसी अदर कमोडिटी की प्राइस से कोई दूसरी कमोडिटी की डिमांड है वो कैसे इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले इसके दो एग्जांपल्स आते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो किसी दूसरी कमोडिटी की जगह पे यूज़ किए जा सकें। सपोज़ कीजिए हमारे पास दो कमोडिटी है, एक है टी और एक है कॉफ़ी, या हमारे पास दूसरी कमोडिटी है बॉल पेन और इंक पेन। अब सपोज़ कीजिए मार्केट के अंदर टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है। मार्केट में दो कमोडिटी हैं, एक तो टी है और एक कॉफ़ी है। अब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर टी की मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो डिक्रीज़ होगी। वो डिक्रीज़ होगी और लोग टी की जगह पे कॉफ़ी परचेज़ करने लगेंगे, क्योंकि टी और कॉफ़ी में
कंपैरेटिवली टी जो है वो कॉस्टली है और कॉफ़ी है वो चीप है। अब दोनों का जो यूज़ है वो तो सेम ही यूज़ है, ठीक है। तो जब कोई दो कमोडिटी ऐसी होती हैं जो एक ही जगह पे दूसरी कमोडिटी यूज़ की जा सके, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे डीजल कार और पेट्रोल कार। अगर पेट्रोल कार के रेट, अगर मार्केट में पेट्रोल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो लोग डीजल की कार खरीदने लगेंगे, क्योंकि डीजल मार्केट में सस्ता होगा। अब जब सस्ता होगा तो लोग पेट्रोल से डीजल पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब कोई कमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, अब सपोज़ कीजिए मार्केट में कोई दो कमोडिटी हैं जो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसके मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कोई एक कमोडिटी एक्स है, उसकी कोई फर्दर कमोडिटी वाई या जेड या कोई भी है, अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है, उसमें चेंज आने की वजह से अगर एक्स की जो डिमांड है उसमें अगर चेंज आता है या उसमें अगर कोई भी इफेक्ट आता है, तो ये कमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी। इन कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो कि साथ में यूज़ किए जाएं, ठीक है। आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयर फॉर डिमांडेड टुगेदर। जैसे कि पेन और इंक है, ब्रेड और बटर है। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास खाली पेन तो किसी काम का नहीं जब तक उसके अंदर इंक ना हो। तो जब दो कमोडिटीज़ ऐसी होंगी जिन्हें एक साथ यूज़ किया जाए, तब वो कमोडिटीज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए कार और पेट्रोल। अब अगर सिर्फ कार है तो कार बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकती, और पेट्रोल है वो जब तक गाड़ी में उसको जब तक नहीं डालेंगे तब तक पेट्रोल किसी काम का नहीं है। तो जब दोनों का इकट्ठा यूज़ किया जाएगा, दोनों को जॉइंटली जब यूज़ करेंगे, कोई दो कमोडिटी ऐसी हैं जिन्हें जॉइंटली यूज़ किया जाता है, तो वो कमोडिटी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये प्राइस इफेक्ट कैसे आता है? सपोज़ कीजिए पेट्रोल की प्राइस है जो कि बहुत इंक्रीज़ हो गई है मार्केट में, तो लोग कार की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। वो कम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर उन्हें कार परचेज़ करनी पड़ी और अगर वो कार को चलाएंगे तो कार की रनिंग जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें डलने वाला जो पेट्रोल है वो भी बहुत महंगा है। सपोज़ कीजिए हमारे पास पेन है और इंक है। अब वो पेन तो हमें चीप रेट में मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर इंक की जो प्राइस है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हो गई है। तो लोग पेन की जो डिमांड है वो कम कर देंगे। कम इसलिए करेंगे क्योंकि अब पेन को रखना, पेन को मेंटेन करना और पेन को कंज्यूम करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि उसके अंदर डलने वाली जो इंक है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब ब्रेड एंड बटर है। मार्केट के अंदर अगर बटर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो लोग ब्रेड का कंजप्शन कम कर देंगे, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों एक साथ यूज़ किए जा सक जाते हैं। इस वजह से जब कोई ऐसी कमोडिटी होती है जो एक दूसरे के साथ यूज़ की जाए, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं दो कमोडिटीज़ जिन्हें एक साथ इकट्ठा यूज़ किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इनके इनके प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से इनकी डिमांड में भी चेंज आता है। तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ देयर इज अ डायलॉग बॉक्स which shows the difference between substitute good and complementary goods. You read it by yourself, and if you have any kind of doubt then please ask me in comment box, okay. We will proceed to the third point, which is income of consumer, ठीक है। Now we see चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। सपोज कीजिए कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की इनकम उसकी डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी? सपोज कीजिए कंज्यूमर की इनकम है, अब उसके कंज्यूमर के इनकम में 100% चेंज आता है, यानी कि कंज्यूमर की इनकम पहले 10,000 थी, अब उसकी इनकम 20,000 हो गई है। तो वो मार्केट के अंदर जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब कंज्यूमर जो मार्केट के अंदर डिमांड करेगा, जिन गुड्स का वो कंजप्शन करता है, उसके डिमांड में भी चेंज आएगा। देखिए, कई कमोडिटीज़ तो ऐसी होंगी जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो कई कमोडिटीज़ का तो वो डिमांड कम कर देगा, और कई कमोडिटीज़ की डिमांड जो होगी वो पहले जितनी स्टेबल ही रहेगी, और कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होंगी जिनकी डिमांड वो इंक्रीज़ कर देगा। यानी कि इनकम इंक्रीज़ होने से कुछ कमोडिटीज़ तो ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड पहले जितनी रहती है, कई कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड घट जाती है,
और कई कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड वो बढ़ा देता है। तो इसको कहते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर इफेक्ट, कि कंज्यूमर की इनकम में जब चेंज आता है तो कंज्यूमर की डिमांड में भी चेंज आता है। अब इनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाना चाहिए, इनको ऐसे ऐसे कैटेगराइज किया जाना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जहाँ पे उसकी प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज़ होती है और उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो जो गुड्स होते हैं वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स ऐसे भी होते हैं जो एसेंशियल के लिए, लाइफ के लिए एसेंशियल हो भी सकते हैं और लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स आते हैं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स which have negative relationship between income and quantity demanded of a consumer. Other thing remaining constant, quantity demanded decrease in response to increase in consumer income and vice versa. यानी कि inferior goods वो होते हैं जिनकी अगर जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर इनके कंजम्पशन को कम कर देता है, कंज्यूमर अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसका जो एग्जांपल बनता है वो बहुत ही रेयर एग्जांपल होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, inferior goods are essential of life. In other words, people buy inferior goods largely because they are essential of life, like coarse grain and coarse cloth. इसको ऐसे समझा जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सपोज़ कीजिए पहले कंज्यूमर की इनकम थी वो थी 10,000। अब 10,000 के अंदर वो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे स्पेंड करता है अपने इनकम का 10%, यानी कि 1,000। अब 10,000 में से 1,000 यहाँ पे किसी कमोडिटीज़ पे एक्सपेंड होता है। अब जब कंज्यूमर की इनकम 10,000 से 20,000 हो गई है, अभी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं लाइफ के लिए वो तो उतनी ही परचेज़ करेगा, वो उनसे ज़्यादा तो परचेज़ नहीं करेगा। सपोज़ कीजिए जैसे सॉल्ट है, अब सॉल्ट वो ज़्यादा खाना तो शुरू नहीं कर देगा उसकी इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से, सॉल्ट का कंजप्शन तो उतना ही रहेगा। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उन पे तो आज भी वो 1,000 स्पेंड कर रहा है, जो कि अब पहले 10% खर्च हो रहा था उन पे, अब 5% खर्च होने लगा। तो इस तरह से कंज्यूमर की इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर की जो एग्रीगेट क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो जिन कमोडिटीज़ के लिए घट जाती है वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। फिर फोर्थ पॉइंट पे आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये किस तरह से कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करता है। सपोज़ कीजिए कोई कंज्यूमर है जो हैबिचुअल है किसी कमोडिटी को यूज़ करने के लिए। ठीक है। वो उसकी प्रेफरेंस है। अब कोई एक कंज्यूमर है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रीफर करता है ओवर अदर ब्रांड्स। अब उस पर्टिकुलर ब्रांड की अगर प्राइस में मैनीफोल्ड इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए, वट एवर चेंजेस देर आर, ही ऑलवेज प्रीफर दोज गुड्स जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के होंगे। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से उसके डिमांड में तो, क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज आया ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस है। और दूसरा आता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर अगर किसी चीज़ के हैबिचुअल है तो उसकी प्राइस जो कोई भी होंगे वो हमेशा उन्हीं गुड्स का परचेज करेगा। तो ये होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट पे आता है एक्सपेक्टेशन। सपोज़ कीजिए कोई कंज्यूमर है मार्केट के अंदर कोई कमोडिटी को परचेज़ करना चाहता है आज जिसके प्राइस 100 रुपीज़ हैं, और कल एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में उसके प्राइस 100 से वापस 50 पे आ जाएंगे। तो उसमें 50 रुपये का जो डिक्रीमेंट आएगा तो क्या होगा, कंज्यूमर आज उसका जो परचेज़ है, आज उसका जो कंजम्पशन है वो पोस्टपोन कर देगा। आज ना परचेज़ करके वो कल परचेज़ करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज अगर परचेज़ करेगा तो उससे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि अगर वो कल परचेज़ करता है तो उसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का जो चेंज आया है वो आया है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। अब इसका एक अनदर केस ये भी बनता है कि इफ़ ए कमोडिटी whose price is 50 in today's market and there are 100% expectations that its price will increase up to 100, then all the consumer will purchase it today, because if they do not purchase today then they have to spend 50 extra on per unit, उन्हें 50 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो उसको सेव करने के लिए आज ही कंज्यूमर उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। तो ऐसे जब कंज्यूमर की जो डिमांड है
उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे भी बेस्ड करती है। तो ये कुछ 5 वेरिएबल्स होते हैं। इन पांचों वेरिएबल्स को अगर कंबाइन कर देंगे तो ये पांचों वेरिएबल्स ये होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड को इफेक्ट करते हैं। तो डिमांड फंक्शन का इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स all those variable which influence the demand of a consumer, that is called demand function। अब डिमांड फंक्शन कंज्यूमर के डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है ये रिलेशनशिप ही शो करता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन मीन्स कि मार्केट के अंदर कोई कमोडिटी है, उसकी जो डिमांड है वो कैसे इफेक्ट होती है। सबसे पहले आता है मार्केट इक्वल्स टू डी एक्स, यानी कि मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स है, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों से चेंज होती है। वो कुछ ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से चेंज होती है। पहला वेरिएबल है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। और फिर आता है पॉपुलेशन साइज और आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब कोई कमोडिटी है, उसकी मार्केट डिमांड किन किन चीज़ों पे बेस्ड है, वो कुछ इन चीज़ों पे बेस्ड है। अगर इन चीज़ों में चेंज आएगा तो कंज्यूमर की जो मार्केट डिमांड होगी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। जिसमें से हम 5 वेरिएबल्स हैं वो तो पहले पढ़ चुके हैं। 2 नए वेरिएबल्स हैं, पहला है पॉपुलेशन साइज़ और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन साइज़। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज़। एक कमोडिटी की डिमांड एक कंट्री की पॉपुलेशन में होने वाले चेंज की वजह से कैसे चेंज होगी। सपोज़ कीजिए कमोडिटी है कोई एक कमोडिटी जिसका नाम है एक्स। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन है वो हर साल 10% इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी तो हर साल 10% इंक्रीज़ होगी। अगर उस कमोडिटी का नेचर ऐसा है कि वो नॉर्मल है और एसेंशियल फॉर लाइफ है, तो उस कमोडिटी की प्राइस, उस कमोडिटी की जो सारी डिमांड है वो भी हर साल 10% इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर कोई कंट्री ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती जा रही है, टाइम के साथ कोई एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ होती जा रही है, तो उस कंट्री के अंदर जितनी भी कमोडिटीज़ होंगी उनकी जो मार्केट डिमांड होगी वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होती चली जाएगी। जब उनकी डिमांड डिक्रीज़ होगी तो उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये पॉपुलेशन जो है वो किसी कमोडिटी को कैसे इफेक्ट करता है। अगर पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होगी। और अगर पॉपुलेशन किसी कमोडिटी की है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो रही है तो उसकी मार्केट जो जो डिमांड है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इफेक्ट डिमांड। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिमांड को इफेक्ट करेगा। सपोज़ कीजिए अगर एक कंट्री के अंदर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो सेक्स रेशो है उसके अंदर फीमेल का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है, तो उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा जिन्हें फीमेल यूज़ करती हैं। और अगर कोई एक कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे जो पॉपुलेशन रेशो है वो मेल में फेवरेबल है, मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा, उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी जो मेल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि मार्केट डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे चेंज होती है। सपोज़ कीजिए कोई एक कंट्री है जिसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जिसकी जो नेशनल इनकम है वो बहुत हायर है, तो उस हाई इनकम कंट्री के अंदर उन कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी जो लग्जूरियस हैं, जो काफ़ी प्राइसी हैं, जो एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो कमोडिटीज़ की जो डिमांड होगी वो उनकी डिमांड होगी जो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, और अगर कोई इनकम कंट्री ऐसी है जहाँ पे उनकी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम है वो बहुत कम है, तो उस कंट्री के अंदर किन कमोडिटीज़ की डिमांड होगी, उनकी डिमांड होगी जो लो प्राइस गुड्स होंगे, जिनकी क्वालिटी भी चीप होगी। ठीक है, तो ये तो बात आती है कि पर्टिकुलर कंट्री की अगर हम उसकी नेशनल इनकम देखें तो नेशनल इनकम से क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे कैसे चेंज आता है। ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
इसका सब्सिडरी पार्ट एक ये बनता है कि कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सपोज़ कीजिए पहले एग्जांपल में तो हमने बात की थी कि कंट्री वाइज के एक कंट्री के नेशनल इनकम ही अलग अलग है, और दूसरी जो मेरी पर्टिकुलर बात आई वो ये आई है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। सपोज़ कीजिए इंडिया के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना भी रिसोर्सेज हैं, वो मेनली रिच पीपल के पास में है, वो सब रिच पर्सन्स के पास में है, और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि पुअर है। तो इस सिचुएशन में जो रिच जो लोग होंगे, वो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, वो जिन कमोडिटीज़ की डिमांड करेंगे उन्हीं का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अगर कोई एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे जो वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो इक्विटेबल है, वो सभी लोगों के पास इक्वल है, तो सभी लोग जो एक कमोडिटी की डिमांड करेंगे वो एक कॉमन कमोडिटी होगी जिसकी डिमांड मार्केट में सभी करेंगे। तो इस तरह से एक कंट्री की जो पर्टिकुलर इनकम है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मार्केट में जो उस कम्युनिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, ये इन दो चीज़ों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, this is the second part of our fifth chapter. The name of the chapter is Theory of Demand, and in tomorrow's video we will study about law of demand, which is fifth point of this chapter. So for today it is over, and we will study our chapter in next class. Till that, thank you and have a nice day.